नमस्कार, देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झावालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। टिहरी जिले में कैनो स्प्रिंट चैंपियनशिप के समापन पर पहुंचे सीएम। विजेता खिलाड़ियों को दिया पुरस्कार। जिले के लिए 3 बड़ी घोषणाएं। ग्राम प्रधान और ब्लॉक प्रमुख को मिली प्रशासक की जिम्मेदारी। धामिस सरकार ने पूरी की मांग। जिला पंचायत अध्यक्ष को प्रशासक बनाने पर उठा रहे थे सवाल। उत्तराखंड बोर्ड एग्जाम की तैयारियां तेज। प्रदेश में बने 1245 केंद्र। इस बार 2,23,403 छात्र देंगे उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा। और रामनगर से सामने आई उत्तराखंड परिवहन विभाग की बड़ी लापरवाही। बसों में ठूसे जा रहे क्षमता से अधिक यात्री। मार्चुला बस हादसे को भूल बैठे जिम्मेदार अधिकारी। खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। शुक्रवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी टिहरी दौरे पर रहे, जहां पर सीएम धामी ने यहां आपको बता दें 35वीं सीनियर राष्ट्रीय कैनो स्प्रिंट चैंपियनशिप के समापन कार्यक्रम में उन्होंने हिस्सा लिया। विजेता खिलाड़ियों को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। वहीं इस मौके पर सीएम धामी ने जिले के लिए 3 घोषणाएं की, जिसमें मेडिकल कॉलेज निर्माण, नई टिहरी में मल्टी पार्किंग और पेयजल पंपिंग योजना शामिल है। बता दें मुख्यमंत्री ने प्रस्तावित मिनी क्रूज का भी निरीक्षण किया। आने वाले सालों से जो लगातार यहाँ पर वाटर स्पोर्ट्स की प्रतियोगिताएं प्रारंभ हुई हैं, अन्य प्रतियोगिताएं, अन्य साहसिक खेल, वाटर स्पोर्ट्स यहाँ पर लगातार बढ़ना है। इसलिए पूरा टिहरी हमारा ख्याल है, टिहरी जनपद हर दृष्टि से विकास के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए मैंने खेल मैदान की भी और जो रोडों की भी और पंपिंग योजना की ये घोषणा की है। ये आने वाले समय में क्षेत्र के लिए विकास के मामले में मील का पत्थर साबित होंगे और इससे सभी प्रकार का विकास होगा। पंचायत का कार्यकाल खत्म होने के बाद प्रशासकों की नियुक्ति पर जो बहस छिड़ी थी, अब उस पर पूर्ण विराम लग चुका है, क्योंकि प्रशासकों की नियुक्ति पर यू टर्न लेते हुए धामी सरकार ने जिला पंचायत अध्यक्षकों की तरह ही ग्राम प्रधान और ब्लॉक प्रमुखों को ही प्रशासक की जिम्मेदारी दी गई है। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड बनने के बाद ऐसा पहली बार हो रहा है जब पंचायत का कार्यकाल खत्म हो गया है और प्रशासकों की जिम्मेदारी अधिकारियों की जगह जनप्रतिनिधियों को सौंपी गई है। प्रशासकों की नियुक्ति मामले में धामी सरकार ने यू टर्न लेते हुए जिला पंचायत अध्यक्षकों की तरह ही अब ग्राम प्रधान और ब्लॉक प्रमुखों को जिम्मेदारी सौंपी है। धामी सरकार के इस निर्णय की सराहना भी हो रही है। बता दें कि पहले धामी सरकार के द्वारा जिला पंचायत अध्यक्षकों को प्रशासक की जिम्मेदारी दी गई थी, जिसके बाद ग्राम प्रधानों और ब्लॉक प्रमुखों ने भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात कर खुद को प्रशासक नियुक्त किए जाने की मांग की थी। सीएम धामी ने पंचायती राज सचिव को निर्देश दिए, जिस पर पंचायती राज सचिव ने 3 सदस्य कमेटी का गठन किया था और कमेटी की रिपोर्ट के बाद पंचायती राज विभाग के द्वारा अब क्षेत्र पंचायत और ग्राम प्रधानों को भी प्रशासक नियुक्त कर दिया गया है। बीजेपी सरकार के इस फैसले को ऐतिहासिक बता रही है। बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान का कहना है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जन भावनाओं के अनुरूप फैसला लेते हैं। इस प्रकार से चुनाव से पूर्व प्रशासकों को बैठाने की, सरकारी अधिकारियों को प्रशासक बैठाने की परंपरा चली आ रही थी, उस परंपरा को खत्म करके जनप्रतिनिधियों को भी प्रशासक बनाने का जो निर्णय लिया गया है, निश्चित रूप से एक बहुत ही सराहनीय निर्णय है और प्रदेश के विकास की गति को बढ़ाने वाला निर्णय है। प्रमुख संगठनों के द्वारा मुझे आज अध्यक्ष चुना गया। मैं धन्यवाद करता हूँ सभी प्रमुख भाइयों का। और जो प्रशासक हमेशा हमारे यहाँ अधिकारी रहते थे, आज हम लोगों को नामित किया गया है। पहले जिला पंचायत को नामित किया गया था, अब प्रमुखों और प्रधानों को नामित किया गया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का और माननीय मंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। उत्तराखंड में पहली बार ऐसा हुआ है जब जनप्रतिनिधियों को पूरी तरीके से पंचायत में प्रशासकों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि जिस दिन जिला पंचायत अध्यक्षकों को प्रशासक नियुक्त किया गया था, कांग्रेस ने उसी दिन मांग की थी कि सभी पंचायत प्रतिनिधियों को प्रशासक नियुक्त किया जाना चाहिए।
देखिए, कांग्रेस पहले दिन से, जिस दिन से जिला पंचायत के अध्यक्ष को प्रशासक बनाया, उस दिन से इस डिमांड को कर रही थी कि अगर उनको बनाया गया है, पहले तो वैसे प्रैक्टिस गलत है, और अगर आपने उनको बनाया है तो प्रधान और ब्लॉक प्रमुखों को भी बनाना चाहिए, और कल ये आदेश हो गए हैं तो एक बैलेंस रहेगा, मुझे ऐसा मानना है। नहीं तो एक तरफा इसमें जो राजनीति थी उसको हम समझ रहे थे, और अच्छा हो कि काम हो, ढंग से हो, और जो प्रधान और बीटीसी में प्रमुखों के साथ जो उनकी कैबिनेट होती है, जो उनके विभिन्न विभागों के अध्यक्ष होते हैं या सदस्य होते हैं, उन लोगों को पुनर्जीवित करना चाहिए। एक आदमी के हाथ में बागडोर नहीं होनी चाहिए, ताकि चीज़ें कंट्रोल में रहें। उत्तराखंड में एक तरफ जहां निकाय चुनाव की सरगर्मियां तेज हो चली हैं, तो वहीं कभी भी उत्तराखंड में पंचायत चुनाव की तारीख का ऐलान भी हो सकता है। लेकिन सरकार ने पंचायत प्रतिनिधियों को प्रशासक नियुक्त कर उनके इंतजार पर ब्रेक लगाने का काम तो किया ही है, साथ में पंचायत प्रतिनिधियों को खुश करने का भी काम सरकार द्वारा किया गया। उधर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने शीतकालीन चारधाम यात्रा को उत्तराखंड कांग्रेस की सोच बताया है। उन्होंने कहा कि साल 2013 से 14 में हरीश रावत सरकार ने शीतकालीन चारधाम यात्रा की शुरुआत की थी। मारा का कहना है कि उस दौरान हरदा सरकार ने सब्सिडी भी दी थी। उन्होंने कहा कि अब बीजेपी से अपनी उपलब्धि बता रही है, जबकि शीतकालीन यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह कम है। शीतकालीन यात्रा तो 2013-14 से चल रही है, और इन यात्राओं में स्वेच्छा से आदमी जाता है। ऊखी मठ में भगवान केदारनाथ इस समय विराजमान है, तो वहीं बद्रीनाथ भगवान जो है जोशी मठ आ चुके हैं, और यहाँ तक जाने में कभी रोक टोक नहीं रही। सन 2014 में हरीश रावत की सरकार ने दोनों जगह, चाहे वो गढ़वाल मंडल विकास निगम के प्रतिष्ठानों, उनमें छूट देने की बात रही हो, बसेस चलाने का मामला रहा हो, या सब्सिडी देने का मामला रहा हो, खासकर होम स्टेज वालों को, तो ये उस समय से चल रहा है। वहीं बीकेटीसी अध्यक्ष राजेंद्र जी ने कहा कि प्रदेश में तीर्थाटन की अपार संभावनाओं को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शीतकालीन चारधाम यात्रा की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि सरकार यात्रा से जुड़ी तमाम व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर रही है, जिससे शीतकालीन चारधाम यात्रा को और गति मिलेगी। कि शीतकालीन यात्रा को लेकर के हमारे प्रदेश में पूर्व में भी प्रयास हुए हैं, लेकिन पहली बार के गंभीरता के साथ में इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर से शीतकालीन यात्रा को प्रयास किए गए, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं शीतकालीन यात्रा का औपचारिक शुभारंभ भी किया है। निश्चित रूप से प्रदेश सरकार द्वारा जिस प्रकार से, जिस तत्परता के साथ में कार्य योजना तैयार की जा रही है शीतकालीन यात्रा को लेकर के, और बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति द्वारा भी, तो स्वाभाविक रूप से इससे जो हमारी शीतकालीन यात्रा है उसको गति मिलेगी। उधर दिनेशपुर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पिछले 8 सालों से महिला डॉक्टर का इंतजार कर रहे हैं। इस वजह से गर्भवती के साथ ही अन्य मरीजों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। महिला मरीजों को मजबूरन पुरुष डॉक्टरों को दिखाना पड़ रहा है। नाराज लोगों की माने तो सरकार ने लाखों रुपए खर्च कर स्वास्थ्य केंद्र में एक्सरे मशीन तो लगा दी, लेकिन उसे चलाने वाला कोई नहीं है। उधर मुख्य चिकित्सा अधिकारी का कहना है कि शासन को इस मामले में जानकारी दे दी गई है। ये दिनेशपुर अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र जो है, यहाँ पे 1.5-2 लाख की आबादी का क्षेत्र है, और एक ही स्वास्थ्य केंद्र है जिसमें आज तक एक लेडीज़ डॉक्टर की उपलब्धि नहीं हो पाई है, जिसके चलते हर महिला अपनी बीमारी का खुल के डॉक्टर साहब के सामने बोल नहीं पाते हैं। दिनेशपुर जो है हमारी टाइप ए पीएचसी है, उसमें एक ही पद स्वीकृत है। उसके सापेक्ष जो है मेडिकल अफसर की वहाँ पे तैनाती वहाँ पे की गई है, और जहाँ तक महिला चिकित्सक की तैनात करने की बात है, आपकी मांग उचित है कि वहाँ पे काफ़ी पॉपुलेशन है और काफ़ी महिलाएं भी वहाँ पे आती हैं इलाज के लिए भी और डिलीवरी के लिए भी आती हैं। तो इस संबंध में दिनेशपुर पीएचसी को उच्चीकरण के लिए भी शासन को इसमें लिखा गया था। अभी तक उसमें आगे कार्रवाई अपेक्षित है। तो अगर इसका उच्चीकरण, दिनेशपुर पीएचसी का उच्चीकरण हो जाता है, पद सर्जित वहाँ पे हो जाता है, तब ही हम वहाँ पर महिला चिकित्सक को तैनात कर पाएंगे। उत्तराखंड बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं फरवरी से शुरू हो रही है, लिहाजा उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद बोर्ड ने तैयारी शुरू कर दी है। इस बार प्रदेश में 1245 केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें हाई स्कूल के लिए 1,13,690 विद्यार्थी हैं, जबकि इंटरमीडिएट के 1,09,713 विद्यार्थी परीक्षा देंगे। कुल मिलाकर प्रदेश में 2,23,403 परीक्षार्थी बोर्ड परीक्षा में शामिल होंगे। जो परिषदीय परीक्षाएं 2025 की होने वाली है, उसकी तैयारी हमारी
प्रारंभ हो गई है और परिषद स्तर पर हम लोगों ने अपने मुख्य शिक्षा अधिकारियों के साथ में भी बातचीत कर लिया है। वर्ष 2025 की जो हमारी प्रयोगात्मक परीक्षाएं होंगी वो 16 जनवरी से प्रारंभ होकर के 15 फरवरी तक चलेंगी। शीतकालीन वाली जो विद्यालय हैं उनकी प्रयोगात्मक परीक्षाएं हम लोग 1 फरवरी से और 15 फरवरी के बीच में रखेंगे और बाकी की जो प्रयोगात्मक परीक्षाएं हैं उनका 31 जनवरी तक हम लोग पूर्ण करने का प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस की छात्र विंग एनएसयूआई प्रदेश में सदस्यता अभियान चलाने जा रही है। शुक्रवार को एनएसयूआई ने सदस्यता अभियान को लेकर पोस्टर लॉन्च किया। इस मौके पर एनएसयूआई के अध्यक्ष विकास नेगी ने बताया कि इस अभियान के जरिए 2 लाख छात्रों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने छात्र संघ चुनाव को लेकर सरकार पर हमला किया। देखिए, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य जो एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष के हमें निर्देशित किया है कि पूरे देश में एक मेंबरशिप लॉन्च करी है आज के दिन। तो हम उत्तराखंड में हमने मेंबरशिप लॉन्च करी है जिसमें हम 2 लाख छात्रों तक एनएसयूआई पहुंचेंगे और उन्हें एनएसयूआई से जोड़ेंगे, जिसमें हमने अपना लक्ष्य रखा है कि प्रत्येक जिला जो हमारे संगठनात्मक जिले हैं प्रत्येक जिले में हम 15,000 छात्रों को एनएसयूआई से जोड़ें, जिसमें स्कूल और प्राइवेट और जो सरकारी महाविद्यालय हैं उन सब के छात्रों को हम जोड़ेंगे और विचारधाराओं को जो विचारधारा की लड़ाई चल रही है उस लड़ाई में हम आगे बढ़ेंगे। उधर रामनगर से उत्तराखंड परिवहन विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। बता दें कि क्षेत्र में चलने वाली बसों में जरूरत से ज्यादा सवारियों को ठूसा जा रहा है, वो भी तब जब अल्मोड़ा के मारचूला में दर्दनाक सड़क हादसा अभी हाल में हुआ था। इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रामनगर में परिवहन विभाग किस कदर सोया हुआ है। अल्मोड़ा में प्रशासन ने वनाग्नि की घटनाओं से सबक लेते हुए पहले ही तैयारी शुरू कर दी है। शुक्रवार को जिलाधिकारी ने वनाग्नि की घटनाओं को रोकने और जंगलों को सुरक्षित रखने के लिए बैठक बुलाई। इस मौके पर जिलाधिकारी ने सभी विभागों को वनाग्नि को लेकर सतर्क रहने और समय रहते ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए। आज हम लोगों ने मीटिंग की और हम सब लोगों का यही प्रयास है कि ये केवल वन विभाग की घटना नहीं है या वनाग्नि से संबंधित नहीं है, ये मानव जीवन से संबंधित है। हमारे समस्त विभागों को, समस्त नागरिकों को मिलके और इसको चुनौती से जूझना पड़ेगा, सबको मिल के हाथ बटाना है। इसमें हम लोगों ने डायरेक्शन दिए हैं और कोशिश हमें ये करनी है कि वनाग्नि की घटनाएँ जो अप्रैल से शुरू होती हैं हम मार्च तक अपनी कार्रवाई कर लें। इसके लिए वन विभाग और जो फंड का आपदा प्रबंधन का फंड है, पीडब्ल्यूडी का फंड है, मनरेगा से कन्वर्जेंस करें और सारे विभागों जो हमारे पास संसाधन है, चूँकि ये सारे मिल जाएंगे तो 1 गुना जो संसाधन है ये 5 गुना में कन्वर्ट हो जाएगा। पौड़ी में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने अवेयरनेस कैंप का आयोजन किया, जिसमें छात्र छात्राओं के साथ ही आम लोगों को कानून से संबंधित जानकारी दी गई। बता दें कि कार्यक्रम का आयोजन लक्ष्मण झूला में मौजूद राजकीय इंटर कॉलेज में हुआ। शिविर में बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। वहीं शनिवार से सभी न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होगा। एक बहुउद्देशीय शिविर जनपद पौड़ी के समस्त राजकीय विभागों के साथ मिलकर यमकेश्वर ब्लॉक में किमसार के एक जनता इंटर कॉलेज में आयोजित किया गया है, जिसमें वहां के आम जनमानस को न केवल योजनाओं के बारे में बताया गया बल्कि राजकीय विभागों के सहयोग से जो भी लाभ वहां पर मिल सकते थे वो भी वहां पर उनको प्रदान किए गए, उपलब्ध कराए गए हैं, चाहे उसमें राजस्व विभाग के हों, समाज कल्याण विभाग के हों, स्वास्थ्य विभाग के हों, बिजली विभाग के हों, जल संस्थान के हों। देहरादून में पूर्व अधिकारी की हत्या मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पूर्व अधिकारी की हत्या की वारदात को आखिर क्यों अंजाम दिया गया, इस रिपोर्ट में देखिए। देहरादून में पूर्व अधिकारी की हत्या का खुलासा, पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आखिर क्यों आरोपियों ने दिया था वारदात को अंजाम। देहरादून में हाल ही में 9 दिसंबर को अलकनंदा एनक्लेव में रहने वाले पूर्व अधिकारी की हत्या का मामला सामने आया था, जिसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी थी। अब पुलिस ने इस हत्या की वारदात का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने देहरादून बसंत विहार क्षेत्र से आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एसएसपी अजय सिंह ने हत्या का खुलासा करते हुए बताया कि पूर्व अधिकारी अशोक कुमार गर्ग की हत्या लूट के लिए की गई थी। 4 दिन तक चली जांच और कई सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद पुलिस ने 2 आरोपियों को धर दबोचा है।
दरअसल आरोपी किराए पर कमरा देखने के बहाने अशोक गर्ग के मकान में दाखिल हुए थे। जब उन्हें बुजुर्ग के अकेले रहने और बैंक अकाउंट में काफी रकम होने का पता चला तो उन्होंने लूट की साजिश रची। उन्होंने एटीएम छीनकर बुजुर्ग से उसका पासवर्ड पूछा, लेकिन जब पूर्व अधिकारी अशोक गर्ग ने पासवर्ड नहीं बताया तो उन्होंने धारदार कटर से हमला कर उन्हें मौत के घाट उतार दिया। घटनास्थल का जब निरीक्षण किया गया तो घटनास्थल के निरीक्षण में कहीं भी वहाँ कोई फोर्स एंट्री या इस तरह का कोई लूटपाट का कोई अंदेशा नहीं दिखा। सब चीज़ें इंटैक्ट दिखाई दी। साथ ही साथ ये भी पड़ोसियों से पता चला, जो पड़ोस में रहते हैं, जिन्होंने सूचना दी थी कि उनके द्वारा श्री गर्ग जी को कुछ कराने चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी थी और साथ ही साथ कोई व्यक्ति वहाँ पर ऐसा लग रहा था कोई पासवर्ड की बात कर रहा था। चूँकि ऐसी बात आई थी, प्रथम दृष्टया जितनी भी पूछताछ वहाँ हो पाई थी और ये बताया गया कि जब कॉलोनी के लोग वहाँ इकट्ठा हुए तो गेट के बाहर तो 2 व्यक्ति जो है वहाँ से पीछे से कूदकर जो प्लॉट बने हुए वहाँ से भाग गए। फुटेजेस हमें शहर में मिली उस घटनास्थल से आगे बढ़ते हुए, उन सभी को हमने ट्रैक डाउन किया। इसके आधार पर हमने रैंडम जो है एक एक करके सबको चेक करना शुरू किया और इस तरह से हमें 2 सस्पेक्ट जो हमारे थे वो ट्रैक डाउन हुए, जिसमें एक नवीन कुमार चौधरी जो दौराला मेरठ का रहने वाला, दूसरा अनंत जैन है जो बागपत का रहने वाला है। इसमें नवीन कुमार पेस्ट कंट्रोल का काम करता था और अनंत जो है फाइनेंस का काम करता था। वर्तमान में दोनों की आर्थिक स्थिति बहुत ही जर्जर थी। बता दें कि देहरादून के अलकनंदा एनक्लेव में बुजुर्ग अशोक गर्ग अकेले रहते थे। इस बात का अंदेशा आरोपियों को हो चला था। पूर्व अधिकारी अशोक कुमार की 2 बेटियां हैं, लेकिन शादी के बाद एक बेटी गुरुग्राम और दूसरी चेन्नई रहती है। पत्नी के निधन के बाद से अशोक गर्ग अकेले देहरादून के इस घर में रहते थे। मकान के पिछले हिस्से में बना एक रूम सेट किराए पर देना वो चाह रहे थे और इसी मकान में किराए पर कमरा देखने के बहाने आरोपी घर में दाखिल हुए और पूर्व अधिकारी की हत्या की वारदात को अंजाम दे दिया। उधर डोईवाला से लापता प्रॉपर्टी डीलर की हत्या मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामले का खुलासा करते हुए एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने बताया कि आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने प्रॉपर्टी डीलर का शव बरामद कर लिया। उन्होंने बताया कि प्रॉपर्टी डीलर 8 दिसंबर से लापता था। परिजनों ने इसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई हुई थी। उसी दिन हमने रिपोर्ट वगैरह भी कराई। पुलिस तुरंत ही हमारे साथ गई। खेत वगैरह में भी देखा जाके, जहाँ कार बाड़ के लिए गए थे तो वहाँ कुछ पता नहीं चला। दूसरे दिन हमने जांच करनी शुरू करवाई, ढूंढना शुरू करा। दूसरे दिन इनका वॉलेट मिला, उसमें कागज वगैरह थे। फिर सर्च करा और सर्च करने के बाद फिर उसके दूसरे दिन हेलमेट और टोपी बरामद हुई इनकी पुलिया के पास और फिर तीसरे दिन इनकी बाइक मिली। किस पे संदेह, किस पे आप? संदेह तो सर अभी किस पे नहीं है। जो 2 लड़के पकड़े गए हैं वो इनके साथ ही काम करा करते। पूछताछ करके सर्विलांस का उपयोग करके और सीसीटीवी फुटेज को भी हम लोगों के द्वारा इसमें खंगाला गया था। इसमें 3 लोग संदिग्ध हमें प्राप्त हुए थे, मिले थे, जिनसे पुलिस के द्वारा जब हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो इसमें 2 लोग जो हिरासत में पूछताछ में इन लोगों ने बताया कि इनके द्वारा ही इस व्यक्ति को अगवा किया गया था और उससे पैसे निकालने की नियत से उसके साथ ज़बरदस्ती भी की गई, लेकिन बाद में जब उससे ज़्यादा पैसे नहीं मिले तो इनके द्वारा उसकी हत्या करके और इसकी डेड बॉडी को वहीं चंदपुरी क्षेत्र में ही दबा दिया गया था। हल्द्वानी में एक समाज श्रेष्ठ समाज संस्था ने पुरुष आयोग बनाने की मांग की है। दरअसल बेंगलुरु में इंजीनियर अतुल सुभाष की आत्महत्या के बाद से देश के साथ ही उत्तराखंड में भी आक्रोश है। ऐसे में नाराज लोगों ने सिटी मजिस्ट्रेट के जरिए प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपकर आयोग बनाने की मांग की है। आज हमने एक समाज श्रेष्ठ समाज संस्था के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सिटी मजिस्ट्रेट के द्वारा एक पत्र भेजा है, जिसमें हमने मांग की है कि पुरुषों के संरक्षण के लिए पुरुष कल्याण मंत्रालय और पुरुष आयोग बनाया जाए, क्योंकि महिलाओं को दिए गए विशेष अधिकारों के कानूनों की आड़ में पिछले कुछ दिनों में लगातार उनका दुरुपयोग हो रहा है और जिसके माध्यम से निर्दोष पुरुषों को फंसाकर उनसे मोटी रकम कमाने का कार्य किया जा रहा है, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और चिंता का विषय है। इसलिए हम लोगों ने ये मांग की है कि पुरुषों के संरक्षण के लिए उनके लिए पुरुष आयोग एवं पुरुष कल्याण मंत्रालय बनाया जाए। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। टिहरी जिले में कैनो स्प्रिंट चैंपियनशिप के समापन पर पहुंचे सीएम। विजेता खिलाड़ियों को दिया पुरस्कार। जिले के लिए 3 बड़ी घोषणाएं। ग्राम प्रधान और ब्लॉक प्रमुख को मिली प्रशासक की जिम्मेदारी। धामी सरकार ने पूरी की मांग। जिला पंचायत अध्यक्ष को प्रशासक बनाने पर उठा रहे थे सवाल।
उत्तराखंड बोर्ड एग्जाम की तैयारियां तेज। प्रदेश में बने 1245 केंद्र। इस बार 2,23,403 छात्र देंगे उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा। और रामनगर से सामने आई उत्तराखंड परिवहन विभाग की बड़ी लापरवाही। बसों में ठूसे जा रहे क्षमता से अधिक यात्री। मार्चुला बस हादसे को भूल बैठे जिम्मेदार अधिकारी।